Hi everyone, welcome to Nursing IQ. In this session, I will discuss about the most important cause of antepartum hemorrhage, that is abruptio placenta. So let's start the video. What is abruptio placenta? Abruptio placenta या फिर placental abruption is premature separation of normally situated placenta from the uterus before the delivery of fetus. तो as you know, stages of delivery में stage 2 में फिटस डिलीवर्ड होता है एंड स्टेज 3 में प्लासेंटा डिलीवर्ड होता है. बट इन केस ऑफ एब्रोप्शियो प्लासेंटा फिटस की डिलीवरी होने से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है. और दूसरा चीज, जैसे कि हमने प्लासेंटा पीबिया में पढ़ा था, प्लासेंटा का लोकेशन कहाँ होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में. बट इन केस ऑफ एब्रोप्शियो प्लासेंटा प्लासेंटा का लोकेशन नॉर्मली रहते हैं. बट ओनली थिंग इज फिटस डिलीवरी से पहले ही प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है. तो एब्रोप्शियो प्लासेंटा को हम एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं. किस लिए? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर के एब्डोमेन में कोई लोकल ट्रॉमा या फिर इंजुरी हुआ, दैट इन दैट केस एब्रोप्शियो प्लासेंटा स्टार्ट हो जाता है. सो इसलिए हम एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं इसको. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर एंटीपार्टम हेमरेज. नेक्स्ट, एब्रोप्शियो प्लासेंटा में जब भी प्लासेंटा का सेपरेशन होता है, इट्स रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन. और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये बेसिकली दो काम करता है. फर्स्ट वन, इट्स स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस. ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाता है. और जब भी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है तो हमें पता है ये आगे जाके लेबर भी करवाएगा. सो इट्स इनिशिएट लेबर. और थर्ड वन, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑल्सो कॉजेज डीआईसी. तो आगे जाके हम डीआईसी के बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स से पढ़ेंगे. नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर. जैसे कि मैंने प्लासेंटा प्रीविया की वीडियो में भी कहा था, एंटीपार्टम हेमरेज का रिस्क फैक्टर जो कि एब्रोप्शियो प्लासेंटा का एंड प्लासेंटा प्रीविया का रिस्क फैक्टर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्सेट एग्जाम. सो रिस्क फैक्टर अच्छी तरह से याद कर लीजिए. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर एब्रोप्शियो प्लासेंटा, दैट इज हिस्ट्री ऑफ एब्रोप्शन. अगर प्रीवियस कोई हिस्ट्री रहा एब्रोप्शियो प्लासेंटा का, देन दिस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में भी एब्रोप्शियो प्लासेंटा हो सकता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट, इंक्रीज्ड मैटरनल एज. अगर मदर का एज मोर देन इक्वल टू 35 ईयर्स है, देन मल्टीपेरेटी या फिर ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टी प्रेगनेंसी, देन पॉलीहाइड्रोमनियस. पॉलीहाइड्रोमनियस में क्या होता है, ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होने के कारण से उसको ज़्यादा स्पेस मिलता है घूमने के लिए. तो घूमते घूमते अचानक अगर कॉर्ड में ट्रैक्शन हो जाए, देन इमीडिएटली प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है एंड एब्रोप्शियो प्लासेंटा होता है. देन विटामिन B9 डेफिशिएंसीज, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है नॉर्सेट में. सो विटामिन B9 डेफिशिएंसी ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोलेट डेफिशिएंसी. फोलेट डेफिशिएंसी. देन PIH, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या फिर इंक्रीज्ड बीपी है प्रेगनेंसी में, मदर का बीपी अगर ज़्यादा है, देन उसको एब्रोप्शियो प्लासेंटा हो सकता है. देन प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. देन अगर कोई लोकल ट्रोमा, इंजुरी या फिर एब्डोमिनल ट्रोमा हुआ. एंड लास्ट वन इज स्मोकिंग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, एल्कोहल इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर एब्रोप्शियो प्लासेंटा. बहुत अच्छी तरह से यह बात को मतलब दिमाग में घुसा लीजिए. एल्कोहल इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर एब्रोप्शियो प्लासेंटा. मैक्सिमम डिजीज कंडीशन में स्मोकिंग एंड एल्कोहल दोनों ही रिस्क फैक्टर है. बट इन केस ऑफ एब्रोप्शियो प्लासेंटा, एल्कोहल इज नॉट ए रिस्क फैक्टर. एंड दैट्स वाई एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में एल्कोहल रखेगा. सो रिमेंबर, एल्कोहल इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर एब्रोप्शियो प्लासेंटा. देन टाइप्स ऑफ एब्रोप्शियो प्लासेंटा. एब्रोप्शियो प्लासेंटा बेसिकली दो ही टाइप्स का होता है. एक है रिवील्ड हेमरेज एंड दूसरा है कॉन्सील्ड हेमरेज. तो रिवील्ड हेमरेज में क्या होता है, यू कैन सी द ब्लड फ्रॉम आउटसाइड. जो ब्लड यूट्रस से आ रहा है आपको बाहर से दिखेगा. हेयर यू कैन सी ब्लड आ रहा है बाहर से. और कॉन्सील्ड वेराइटी में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये ब्लड जो है ये कलेक्टेड बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड डेसिडुआ. हेयर यू कैन सी ब्लड कलेक्ट होता जा रहा है. रिवील्ड एंड कॉन्सील्ड के अलावा भी तीसरा कोई है जो कि है मिक्स्ड वेराइटी. और मिक्स्ड वेराइटी जो है, दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप. अगर ऑप्शन में मिक्स्ड वेराइटी नहीं दिया है, देन यू शुड मार्क रिवील्ड वेराइटी. रिवील्ड वेराइटी इज सेकेंड मोस्ट कॉमन.
अगर कोई पूछे कि मोस्ट डेंजरस कौन सा होगा, तो मोस्ट डेंजरस होगा कॉन्सिल्ड वेराइटी। कॉन्सिल्ड इज मोस्ट डेंजरस, क्योंकि ब्लड आपको नहीं दिखेगा बाहर से, तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली अंदर में हो क्या रहा है। सो कॉन्सिल्ड इज मोस्ट डेंजरस। नेक्स्ट व्हाट इज कोबुलर यूट्रस? सी, कॉन्सिल्ड वेराइटी ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये जो ब्लड है ना, ये डायरेक्टली प्लेसेंटा का पीछे कलेक्ट होता है, और ये जितना भी जमा हुआ ब्लड है ये धीरे धीरे मायोमेट्रियम के अंदर घुसने लगेगा। ऐसा करके पूरा यूट्रस के मायोमेट्रियम के अंदर घुसेगा। इस वजह से यूट्रस कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे लग रहा है यूट्रस में ब्रूइशेस आने लगा है, और दैट इज ओनली कोबुलर यूट्रस। तो व्हाट इज कोबुलर यूट्रस? कॉन्सिल्ड वेराइटी ऑफ एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में जितना भी ब्लड प्लेसेंटा का पीछे कलेक्ट हुआ है ये धीरे धीरे यूट्रस के मायोमेट्रियम के अंदर भी घुसने लगेगा, और इस वजह से यूट्रस में ब्रूइशेस आने लगेगा और यूट्रस कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। इसको कहते हैं कोबुलर यूट्रस। और कोबुलर यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, और ये किस में दिखेगा? कॉन्सिल्ड वेराइटी में। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इसमें याद रखना है ये है, कोबुलर यूट्रस इज नॉट ए इंडिकेशन फॉर हिस्टेरेक्टमी। तो जब भी किसी को कोबुलर यूट्रस होगा एब्रोप्शियो प्लेसेंटा के केस में, तो हम यूट्रस को काट के नहीं फेंक देंगे, मतलब हिस्टेरेक्टोमी नहीं करेंगे। दिस इज नॉट ए इंडिकेशन फॉर हिस्टेरेक्टोमी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है नोट सेट में। नेक्स्ट, हाँ, ये कुछ लार्ज इमेज है, हियर यू कैन सी कोबुलर यूट्रस कुछ ऐसा दिखेगा, यूट्रस में ब्रूइशेस दिखेगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। ये जो क्लासिफिकेशन है दिस इज गिवन बाय पेज, तो इसलिए इसको कहा जाता है पेजेस क्लासिफिकेशन ऑफ एब्रोप्शियो प्लेसेंटा। एंड एब्रोप्शियो प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड इनटू ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ग्रेड 0 जो है दैट इज रेट्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? जब भी एब्रोप्शियो प्लेसेंटा का कोई केस आपके पास आएगा, आप साइन एंड सिम्टम्स देख के ये क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 या ग्रेड 3। तो ओनली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा को देख के आप बोल पाएंगे हाँ, इसको एब्रोप्शियो प्लेसेंटा पहले से ही था। तो रेट्रोग्रेड एब्रोप्शियो प्लेसेंटा का जो डायग्नोसिस है ये प्लेसेंटा डिलीवर्ड होने के बाद पता चलता है हमें, इसीलिए इसको रेट्रोग्रेड कहा जाता है, मतलब पीछे से आगे की तरफ हम डायग्नोसिस करेंगे। नेक्स्ट, ग्रेड 1 में क्या होता है? सी, हर एक एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में ब्लीडिंग एंड पेन कॉमन रहेगा, ब्लीडिंग एंड पेन। बट अगर ब्लीडिंग एंड पेन के साथ फीटल हार्ट साउंड नॉर्मल है, दैट इज ग्रेड 1। अगर ब्लीडिंग एंड पेन के साथ फीटल डिस्ट्रेस मिल रहा है, दैट इज ग्रेड 2। एंड ब्लीडिंग एंड पेन के साथ अगर फीटल डेथ हुआ, तो फीटल डेथ कैसे होगा, कैसे आपको पता चलेगा? देयर विल बी नो फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल डेथ या फिर शॉक और डीआईसी रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो ब्लीडिंग एंड पेन के साथ अगर फीटल डेथ हुआ या फिर शॉक एंड प्लस माइनस डीआईसी रहे, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 3। नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि मैंने रेट्रोग्रेड कहा था। सी, रेट्रोग्रेड में इधर आपको देख रहा है क्लॉट, ये प्लेसेंटा डिलीवर्ड होने के बाद हमें पता चलेगा, दैट इज ओनली रेट्रोग्रेड प्लेसेंटा। नेक्स्ट, जब भी एब्रोप्शियो प्लेसेंटा लेके कोई आपके पास आएगी, देन पेशेंट का कॉम्प्लेंट्स क्या रहेगा या फिर पेशेंट का साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेगा? सी, जब हमने प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा था, प्लेसेंटा प्रीविया के केस में हमने देखा था पेशेंट का ब्लीडिंग कैसा रहेगा? ब्राइट रेड ब्लीडिंग। देन कोई ट्रोमा का हिस्ट्री नहीं रहेगा, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा या फिर एक्सीडेंट का कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा। देन ये पेनलेस ब्लीडिंग था, प्लेसेंटा प्रीविया इज पेनलेस ब्लीडिंग। प्लेसेंटा प्रीविया हमने पढ़ा था ये रिकरेंट है। रिकरेंट का मतलब क्या था? मतलब एक बार आज ब्लीडिंग हुआ तो आगे भी ब्लीडिंग हो सकता है। और नंबर 5 हमने देखा था प्लेसेंटा प्रीविया में वार्निंग हेमरेज था, वार्निंग हेमरेज। तो वार्निंग हेमरेज का मतलब क्या है? पेशेंट आके आपको बोलेगी कि हाँ थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ, तो पेशेंट की इस कंप्लेंट से आपको समझ आना चाहिए कि ये बस एक वार्निंग था, आगे जाके बहुत सारा ब्लीडिंग हो सकता है। ये था प्लेसेंटा प्रीविया का। इसका बिल्कुल उल्टा होता है एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग दिखता है, एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में डार्क रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे नो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा प्लेसेंटा प्रीविया में, एंड एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में कोई ट्रोमा का हिस्ट्री रहेगा या फिर एब्डोमेन में कोई चोट लगा, पेशेंट ऐसा बोलेगी,
तो इसलिए हम इसको एक्सीडेंटल हेमरेज भी कहते हैं एब्रोप्शियो प्लासेंटा को। देन प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग होता है, एब्रोप्शियो प्लासेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होता है। प्लासेंटा प्रीविया इज रिकरेंट एंड एब्रोप्शियो प्लासेंटा इज नॉट रिकरेंट। मतलब एक बार एब्रोप्शियो प्लासेंटा स्टार्ट हो गया मीन्स एक बार प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो गया तो अनटिल अनलेस इसका डिलीवरी नहीं होता ये ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। तो ये रिकरेंट नहीं कि आज एक बार एब्रोप्शियो प्लासेंटा का ब्लीडिंग हुआ तो शायद 2-4 दिन बाद फिर एक बार होगा, ऐसा नहीं होता है। एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ मतलब ये रिकरेंट नहीं होगा, आज ही पूरा ब्लीडिंग होके डिलीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट प्लासेंटा प्रीविया में वार्निंग हेमरेज का मतलब साइन मिलता है कि आज ब्लीडिंग हुआ, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ तो आगे जाके बहुत सारा ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन एब्रोप्शियो प्लासेंटा के केस में नो वार्निंग हेमरेज। सी ये सब कंप्लेंट के साथ आप पेशेंट का बीपी भी एक बार चेक करो, क्योंकि रिस्क फैक्टर में हमने पढ़ा था PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो हाइपरटेंशन होता है दैट इज ऑल्सो ए रिस्क फॉर एब्रोप्शियो प्लासेंटा। तो जब भी पेशेंट आपके पास आएगी along with above complaints you will get increased BP. What is the complication for abruptio placenta? It is DIC, disseminated intravascular coagulation. Disseminated intravascular coagulation. तो आगे जाके हम DIC देखेंगे। नेक्स्ट पार एब्डोमिनल फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा? PA मीन्स पार एब्डोमिनल। तो जब हम पार एब्डोमिनल असेसमेंट करेंगे हमने प्लासेंटा प्रीविया में क्या देखा था? प्लासेंटा प्रीविया के केस में हमने जब पार एब्डोमिनल असेसमेंट किया था तो देखा था यूट्रस कैसा मिलेगा? यूट्रस सॉफ्ट मिलेगा, नॉन टेंडर मिलेगा, नॉन टेंडर एंड रिलैक्स्ड मिलेगा, रिलैक्स्ड। और इस वजह से हम फीटल हार्ट साउंड अच्छी तरह से सुन सकेंगे। फीटल हार्ट साउंड कैन बी हार्ड एंड अगर यूट्रस सॉफ्ट है तो हम अच्छी तरह से फीटल बॉडी पार्ट को पाल्पेट भी कर पाएंगे। तो बॉडी पार्ट्स, फीटल का जो बॉडी पार्ट्स है कैन बी पाल्पेबल एंड लास्ट वन जो हाइट ऑफ यूट्रस है, HOU मीन्स हाइट ऑफ यूट्रस, that will be equal to the period of gestation. But in case of abruptio placenta क्या क्या मिलेगा हमें? प्लासेंटा प्रीविया का पूरा उल्टा मिलेगा। यूट्रस कैसे मिलेगा हमें? टेंस्ड मिलेगा, टेंडर मिलेगा और रिजिड मिलेगा। तो अगर कोई टेंस्ड रहेगा, टेंडर रहेगा मतलब आपने टच किया तब भी पेन होने लगा तो फीटल हार्ट साउंड आप कैसे सुनोगे? तो यू कैनॉट हार्ट फीटल हार्ट साउंड इन एब्रोप्शियो प्लासेंटा। एंड इसीलिए हम फीटल पार्ट्स भी, बॉडी पार्ट्स भी नॉट पल्पेट नहीं कर पाएंगे। और जो हाइट ऑफ यूट्रस है दैट विल बी मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। किस लिए मोर रहेगा? सी जब भी एब्रोप्शियो प्लासेंटा का कोई पेशेंट आपके पास आएगा ना तो ऑलरेडी उसका ब्लीडिंग अंदर हो रहा है, यूट्रस में ब्लीडिंग हो रहा है। तो कॉन्सिल वेराइटी में क्या होता है? बाहर से हमें ब्लीडिंग नहीं दिखेगा बट अंदर ब्लीडिंग है और ये जो ब्लीडिंग है ऊपर की तरह पुश करेगा। इसीलिए यूट्रस का जो साइज है, यूट्रस का साइज कुछ ज्यादा मिलेगा। यूट्रस का साइज हमें कुछ ज्यादा दिखेगा। तो इसलिए हाइट ऑफ द यूट्रस विल बी मोर देन द पीरियड ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट parvaginal examination. PB examination means parvaginal examination. Parvaginal examination is not contraindicated but only done after ruling out the placenta previa. तो एब्रोप्शियो प्लासेंटा में हम पार्वेजिनल एग्जामिनेशन कर सकते, बट इन केस ऑफ प्लासेंटा प्रीविया PB एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और क्यों प्लासेंटा प्रीविया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड? सी जब भी कोई ब्लीडिंग लेके आएगा ना हमारे पास तो हमें तो पता नहीं है कि ये प्लासेंटा प्रीविया का केस है या फिर एब्रोप्शियो प्लासेंटा का केस है। तो मान लीजिए कि ये एक्चुअली है प्लासेंटा प्रीविया का केस और आपने PB एग्जामिनेशन कर दिया और प्लासेंटा है लो लाइंग, तो इन दैट केस ब्लीडिंग और बढ़ सकता है, मदर का कंडीशन और से नहीं हो सकता है। बट इन केस ऑफ एब्रोप्शियो प्लासेंटा मैंने सेकेंड स्लाइड में बताया था, जब प्लासेंटा का सेपरेशन होता है दैट विल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं,
थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आगे जाके लेबर कराता है, मतलब इनिशिएट करता है लेबर। तो हमें पता है अगर एब्रोप्शियो प्लासेंटा किसी का हो गया, मतलब प्लासेंटा का सेपरेशन स्टार्ट हो गया, देन ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और आगे जाके लेबर भी होगा। अगर इतना पता है तो हमें देखना भी है ना कि सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है कि नहीं है। सो इसीलिए हम पीबी एग्जामिनेशन कर सकते हैं एब्रोप्शियो प्लासेंटा के केस में। क्या टीबीएस मैंडेटरी है ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी? नहीं, एब्रोप्शियो प्लासेंटा में टीबीएस मैंडेटरी नहीं है, बट हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या दिखेगा, प्लासेंटा का लोकेशन हम देख सकते हैं, प्लासेंटा अपर सेगमेंट में है। और लास्ट वन, हमें रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट मिल सकता है, क्योंकि कॉन्सिल्ड वेराइटी में ब्लड प्लासेंटा के पीछे जमा होता है। तो जब हम प्लासेंटा देखेंगे ना, उसमें रेट्रोप्लासेंटल क्लॉट दिखेगा हमें। नेक्स्ट डीआईसी, ये टर्म एब्रोप्शियो प्लासेंटा में हमने 2-3 बार सुना है, तो एक बार देख लेते हैं ये डीआईसी क्या है। डीआईसी का फुल फॉर्म है डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, बट इसको हम कॉन्जम्प्टिव कोआगुलोपैथी भी कहते हैं। डीआईसी इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जम्प्टिव कोआगुलोपैथी। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई ब्लीडिंग होता है, इसके कारण से टिश्यू फैक्टर रिलीज होता है, और ये टिश्यू फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, जहाँ पे इंजुरी हुआ है। एब्रोप्शियो प्लासेंटा में क्या होता है, ड्यू टू ब्लीडिंग ये टिश्यू फैक्टर मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाते, और मैटरनल सर्कुलेशन में जाके ये क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते। तो जैसे कि एब्रोप्शियो प्लासेंटा में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, इसीलिए ऑल क्लॉटिंग फैक्टर इज कंज्यूम्ड, मतलब जितना भी क्लॉटिंग फैक्टर है हमारे बॉडी में सब आके ब्लीडिंग को रोकने का कोशिश करेगा, बट ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर कंज्यूम्ड, इसीलिए इसको कॉन्जम्प्टिव कोआगुलोपैथी भी कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मदर को डीआईसी हुआ है कि नहीं हुआ? इसलिए हमें लैब फाइंडिंग देखना जरूरी है। लैब फाइंडिंग इन डीआईसी, तो हमें डीआईसी में क्या लैब फाइंडिंग मिलेगा? फर्स्ट वन इज ऑल क्लॉटिंग फैक्टर, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर डिक्रीज्ड। तो जब मैं कह रहा हूं ऑल क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज, तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? सीरम फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, दैट ऑल्सो डिक्रीज ही मिलेगा। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछते हैं डी डाइमर इंक्रीज या डिक्रीज मिलता है? डी डाइमर इज इंक्रीज्ड। तो ये दो क्वेश्चन भी नोटसेट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, और कौन सा ऑब्स्टेक्टिकल केस है जिसमें हमें डीआईसी मिलेगा? तो ऑब्स्टेक्टिकल कॉजेज या फिर कंडीशंस लीड्स टू डीआईसी। तो फर्स्ट वन इज एबॉर्शन। कौन सा एबॉर्शन में? स्पेसिफिकली सेप्टिक एबॉर्शन में, सेप्टिक एबॉर्शन। नेक्स्ट, दूसरा है आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस। थर्ड वन इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। नेक्स्ट है एब्रोप्शियो प्लासेंटा, एब्रोप्शियो प्लासेंटा। एंड लास्ट वन इज सीवियर प्री-एक्लैम्सिया, सीवियर प्री-एक्लैम्सिया या फिर एक्लैम्सिया एंड हेल्प सिंड्रोम, हेल्प सिंड्रोम। तो सेप्टिक एबॉर्शन, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, एब्रोप्शियो प्लासेंटा एंड सीवियर प्री-एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया एंड हेल्प सिंड्रोम में हमें डीआईसी मिल सकता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर डीआईसी? ट्रीटमेंट ऑफ डीआईसी, तो ट्रीटमेंट में हम देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट और साथ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो एब्रोप्शियो के केस में मैंने पहले ही कहा था, व्हेनेवर प्लासेंटा सेपरेट्स इट्स रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है बेसिकली दो काम करवाता है। फर्स्ट वन, ये यूट्रस को कंट्रैक्ट करता है,
तो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन चालू हो गया तो ये क्या करेगा, आगे जाके ये लेबर करवाएगा, तो इट्स इनिशिएट लेबर। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसके कारण से लेबर स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा काम क्या करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये डीआईसी कॉज करता है। तो अगर हमें पता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से एक तो पेशेंट का डिलीवरी होने वाला और दूसरा पेशेंट को डीआईसी का खतरा है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे। और यहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इमीडिएटली बच्चे को बाहर निकालो। और कैसे निकालेंगे, आइदर थ्रू नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी या फिर सीजरियन सेक्शन। नेक्स्ट, नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। तो इन एब्रप्शियो प्लेसेंटा प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी इज नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। तो अगर कोई पूछे एब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरी कौन सा है, दिस इज नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। जब हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करवाएंगे तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, वही रिससिटेशन। और रिससिटेशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो आईवी कैनुलेशन करते, देन ब्लड कलेक्ट करते किस लिए, सीबीसी के लिए एंड ग्रुपिंग के लिए, ब्लड ग्रुपिंग जानने के लिए। देन आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया जैसे ही। देन कैथेटराइजेशन करेंगे पेशेंट को, एंड अगर ऑक्सीजन चाहिए देन ऑक्सीजन स्टार्ट करेंगे। कैसे, नेसल मास्क से। तो रिससिटेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। जब हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे ना, तब प्रोस्टाग्लैंडिन का रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये लेबर को प्रोसेस को और बढ़ाएगा। देन ऑक्सीटोसिन देंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, किस किस कंडीशन में हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करेंगे। सी, अगर पेशेंट एब्रप्शियो प्लेसेंटा लेके आई है आपके पास, प्लस फिटल का डेथ हो गया, जब आपने चेक किया फिटल का डेथ हो गया एंड मदर्स वाइटल इज स्टेबल, तो एब्रप्शियो प्लेसेंटा का केस आया आपके पास, प्लस आपने देखा कि उसका फिटल का डेथ हो गया बट मदर का वाइटल स्टेबल है, इन दैट केस हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करेंगे। दूसरा क्या है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा का केस आया है प्लस जेस्टेशनल एज मोर देन इक्वल टू 34 वीक्स और मदर का वाइटल स्टेबल है, फिटस स्टेबल है, फिटस का पूरा वाइटल स्टेबल है, एंड अगर कोई डीआईसी नहीं है मदर में, तब भी हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करेंगे। नेक्स्ट, सीजरियन सेक्शन। तो सीजरियन सेक्शन करने के लिए भी फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा, पहले रिससिटेशन करो देन इमीडिएटली सीजरियन सेक्शन करो। नेक्स्ट, कब कब हम सीजरियन सेक्शन करेंगे, सी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा के ऊपर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा, देन क्वेश्चन मस्ट बी फ्रॉम ये दो जो टेबल में बता रहा हूँ ना, इसमें से ही आएगा। तो किस किस कंडीशन में हम सीजरियन सेक्शन करेंगे, अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा के साथ आपको फिटल डिस्ट्रेस मिल रहा है या फिर मैटरनल डिस्ट्रेस मिल रहा है, मैटरनल वाइटल्स अनस्टेबल मिल रहा है, देन इन दैट केस हम सीजरियन सेक्शन करेंगे। सी, ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी में जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि फिटल डिस्ट्रेस या फिर मैटरनल डिस्ट्रेस, इमीडिएटली हमें माँ को बचाना है। तो इन दैट केस अगर फिटल में डिस्ट्रेस हो रहा है बट मदर का वाइटल अनस्टेबल है, तो हम क्यों नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करेंगे, तो जल्दी जल्दी हम सी सेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा के साथ आपको डीआईसी मिल रहा है, तब भी हम सी सेक्शन करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस कोई बुक्स पढ़ा है तो इसमें आप देखेंगे डीआईसी के लिए नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी दिया है, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं दिस इज अपडेटेड इंफॉर्मेशन। एब्रप्शियो प्लेसेंटा के केस में अगर डीआईसी मिलता है तो आज सी सेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा के साथ आपको फिटल डेथ मिलता है एंड मदर का वाइटल्स अनस्टेबल मिलता है और अगर उसको डीआईसी है, तब भी हम सीजरियन सेक्शन करेंगे। सी, एब्रप्शियो प्लेसेंटा के साथ अगर फिटल डेथ मिलता, फिटल डेथ एंड अगर वाइटल्स, मदर का जो वाइटल्स है वाइटल स्टेबल है, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी। बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा फिटस का डेथ हुआ बट मदर का वाइटल्स अनस्टेबल। तो जब भी माँ का वाइटल अनस्टेबल है मतलब हमें माँ को बचाना है, तो इमीडिएटली सीजरियन सेक्शन करेंगे। और अगर एब्रप्शियो प्लेसेंटा के साथ आपको फिटस डेथ मिलता है एंड मदर का वाइटल स्टेबल मिलता है, देन हम नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी करेंगे। तो रिमेंबर,
एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में इफ मदर्स वाइटल इज स्टेबल बट इफ शी हैज डीआईसी, तो पहले हम डीआईसी को करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम सी सेक्शन करेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था एम्स में। तो एब्रोप्शियो प्लेसेंटा के केस में अगर मदर में डीआईसी है तो पहले तो हम डीआईसी को करेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम सिजारियन सेक्शन करेंगे। नेक्स्ट, सी इन एब्रोप्शियो प्लेसेंटा देयर इज नो रोल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते थे, बट इन एब्रोप्शियो प्लेसेंटा देयर इज नो रोल ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, बट ओनली इन वन केस जहां पे हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते। तो किस कंडीशन में हम करते? अगर जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है एंड मदर्स का वाइटल स्टेबल है एंड नो फीटल डिस्ट्रेस, देन ओनली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे एब्रोप्शियो प्लेसेंटा में। तो क्या कह रहा हूं मैं? अगर मदर का जेस्टेशनल एज लेस देन 34 वीक्स है एंड मदर का वाइटल स्टेबल है एंड फीटस का भी वाइटल स्टेबल है, मतलब फीटस में कोई डिस्ट्रेस नहीं है, देन ओनली हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एब्रोप्शियो प्लेसेंटा एंड आई होप आपको एब्रोप्शियो प्लेसेंटा बहुत अच्छी तरह से समझ आया। तो अगर इस वीडियो को आपने 2-3 बार अच्छी तरह से देख लिया, आई कैन एश्योर यू कि नोट सेट में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इसके अंदर से ही पूछा जाएगा। सो अच्छी तरह से इस वीडियो को 2-3 बार देखो, समझो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।